पहले वाला पार्ट जो है शायद मिस हो गया। अक्सर आरेफ जो है वो क्वेश्चन करना चाह रही है, करो आप करो क्वेश्चन। अच्छा अभी हाथ खड़ा हुआ था अक्सा का, और अब मेरा स्पीकर भी जो है वो सही है। हाँ तो क्वेश्चन करना है आपने। अच्छा कोई कोई क्वेश्चन नहीं है, चलो सही। तो अब हम यूँ कर लेते हैं, चले जाते हैं अपने केस की तरफ। तो पहले वाला क्वेश्चन रिकॉर्डिंग आप लोग भी कर लिया करो, अगर मैं भूल जाऊँ तो फिर वो थोड़ी आसानी हो जाती है बाकी स्टूडेंट्स के लिए। पिछली दफ़ा जो है वो रिकॉर्डिंग के दरमियान में शायद इंटरनेट का कनेक्शन जो है वो लूज़ हो गया, तो उसकी वजह से जो है थोड़ी सी परेशानी होगी। इनर्शिया टेंसर फॉर अ सॉलिड कोन, ये आपके पास कोन है, ठीक है। इसके और आर रेडियस ये है, एच इसकी स्मॉल एच हाइट है यहाँ तक, और इसके टिप के अबाउट आपने इनर्शिया टेंसर कैलकुलेट करना है। तो आपका ओरिजिन जो है वो टिप पे होगा। तो फाइंड आई जे टिप इनर्शिया टेंसर फॉर अ स्पिनिंग टॉप। अच्छा वो तो खैर, इसका मास जो है कैपिटल एम है, एच हाइट है, इसकी डेंसिटी कांस्टेंट है। डेंसिटी कांस्टेंट है तो आप इसको निकाल सकते हो टोटल मास डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। मास एम है और वॉल्यूम इसका पाई आर क्यूब एच डिवाइड बाई 3 है। ठीक हो गया। अब इसके आप कंपोनेंट्स निकाल सकते हो, तो निकाल लेते हैं हम इसके कंपोनेंट्स, और वो है जी कंपोनेंट्स। जी कंपोनेंट्स में आपके पास जो इनर्शिया टेंसर बन जाता है वो बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, विच इज़ एक्चुअली एस स्क्वायर। ठीक है, तो डी एम एस स्क्वायर बन जाता है, और एस स्क्वायर। अब इसको डी एम को कैसे लिखना है, छोटा सा जो मैस डी एम है ये है रो टाइम्स डी टाउ, मैस पर यूनिट वॉल्यूम इनटू डिफरेंशियल वॉल्यूम। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स आप यूज़ कर सकते हो, उसमें डिफरेंशियल वॉल्यूम बन जाता है एस डी एस डी जी डी फाइव। ठीक है, तो एस डी एस डी जी डी फाइव बन गया। और अब यहाँ पे इंटीग्रेशन, जैसे कि पहले भी मैंने आप लोगों को सेंटर ऑफ मास के केस में समझाया था कि कोन की इंटीग्रेशन कैसे करनी है आपने। तो अगर देखो तो आपने कोन के हर पॉइंट पे पहुँचना है। ठीक है, तो एक इंटीग्रेशन अगर आप जी के लॉन्ग समझो कि जी पे आप मुख्तलिफ पॉइंट्स जो है वो जो है वहाँ तक पहुँचते हो। किसी एक पॉइंट तक जब आप पहुँचते हो तो फिर आप एस की डायरेक्शन में कहाँ तक जा सकते हो, इस कर्व सरफेस तक। तो यहाँ पे एक छोटा वेक्टर बनेगा, यहाँ पे एक बड़ा वेक्टर, यहाँ पे उससे ज़्यादा आगे तक जाना पड़ेगा, तमाम पॉइंट्स को ढूंढते हुए यहाँ पे यहाँ तक जाना पड़ेगा। और फिर ये जो एक वेक्टर सा बना लिया आपने, यहाँ एस की वैल्यू 0 से लेके इस सरफेस तक है, फिर इसको घुमाना भी है। इसको घुमाने का काम जो है ये फाई करेगा। तो इस तरीके से पूरी कोन के सारे पॉइंट्स आप मैप कर सकते हो। तो इंटीग्रेशन की थोड़ी सी आपको सेंस पता चल जाती है कि तमाम पॉइंट्स की कलेक्शन करनी है हमने। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हमने एस पे पहले की है, एस क्यूब, और फिर आपने क्योंकि सरफेस तक जाना है, सरफेस की आपको पता होनी चाहिए कि सरफेस पे एस और जी जो है किस हाइट पे हो आप, जी हाइट पे, और एस जो है वो रेडियल वेक्टर है सिलेंड्रिकल, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो सिर्फ ये सरफेस पे ये रिलेशन होल्ड करता है। ठीक है, कि आर ओवर एच इक्वल टू एस ओवर जी। पहले भी मैंने आप लोगों को सेंटर ऑफ मास के डिस्कशन में भी बताई थी ये बात। तो ये सरफेस पे करता है, ये स्पेशल, ये हर अंदर के पॉइंट पे होल्ड नहीं करता, सरफेस पे। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे जीरो से लेके मैक्सिमम वैल्यूज, और मैक्सिमम वैल्यू पे ये रिलेशन होल्ड करेगा। तो एस की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आप यहाँ से निकाल सकते हो, वो बन जाएगी कैपिटल आर डिवाइडेड बाई एच इंटू जी, वो मैंने यहाँ डाल दी। तो जीरो से ये जो है आप यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे, एस क्यूब को इंटीग्रेट करते हो, उसके बाद आप जी की इंटीग्रेशन फुल करोगे जीरो से लेके एच तक। ठीक है, तो इसमें इंटीग्रेशन आर्डर मैंने बताया था, आप लोग कर सकते हो स्विच। अगर एच की इंटीग्रेशन करोगे तो फिर एच की इंटीग्रेशन इस सरफेस से लेके ऊपर एच तक, जी की इंटीग्रेशन अगर पहले करते हो तो वो सरफेस से लेके ऊपर एच तक जाएगी। ठीक है, फिर एस की जो इंटीग्रेशन है वो फुल होगी जीरो से कैपिटल आर तक। तो ये आर्डर जो है मैटर नहीं करता, लेकिन आपको ये तरीका आना चाहिए। इसके बाद फाई की इंटीग्रेशन तो 2 पाई है, 0 से 2 पाई। आंसर आपके पास आ गया 3/10 एम आर स्क्वायर। ठीक है, 3/एम आर स्क्वायर। इसमें एक्स एक्स आप देख लो, एक्स एक्स कंपोनेंट अगर आपने निकालना है तो यहाँ पे आएगा वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर।
ऊपर जो इनिशियल टेंसर का फार्मूला है उसमें आप 1 पुट करोगे तो आप देख लोगे ये चीज़ बन जाती है। फिर डीएम का फार्मूला आप यूज़ कर लो, रो टाइम्स डी टाउ, ये सारी जो चीज़ है। अब यहाँ पे आपके पास दो इंटीग्रेशन बन जाएगी, एक वाई की और एक सी की। वाई की इंटीग्रेशन अलग, जी की अलग। वाई को आप चेंज कर सकते हो, वाई जो है वो एस साइन फाई मेरा ख्याल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एस स्क्वायर हो जाएगा और एक एस यहाँ से आएगा, एस क्यूब हो गया, और साइन स्क्वायर फाई, ये डी फाई वाली इंटीग्रेशन होगी यहाँ पे। और फिर इंटीग्रेशन आपने उसी तरीके से करनी है, इसकी पहले कर लो आप, फिर जी की कर लो, फाई की अलग से हो जाएगी। जो जी है उसका काम आसान है, जी वाले पार्ट का, तो जी स्क्वायर डी जी की इंटीग्रेशन अलग मतलब होगी। पहले एस की इंटीग्रेशन करोगे, सब कुछ जी में आ जाएगा, फिर जी स्क्वायर और यहाँ से जो जी का डिपेंडेंस आएगा उसे इंटीग्रेट करोगे आप। फाई की इंटीग्रेशन अलग, यहाँ पे फाई की कोई टर्म नहीं आ रही। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो एक्स एक्स, ठीक है। अब ये आप चेक कर सकते हो कि अगर वाई वाई करोगे तो उसका आंसर भी सेम ही आएगा। वाई वाई में यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर जो है वो बन जाएगा आपका एस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर फाई। कॉस स्क्वायर फाई की इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई और साइन स्क्वायर फाई की इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई सेम होती है, बाकी सारी इंटीग्रेशन सेम। तो इसलिए आई एक्स एक्स और आई वाई वाई जो है ये दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है। और आप ये चेक कर सकते हो कि इसके अलावा सारी जो इंटीग्रेशन है वो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के आंसर जो है वो 0 आएंगे, ठीक है। इसको आप चेक कर सकते हो। ऑफ डायगोनल में यकीनन कहीं ना कहीं एक्स आ जाएगा या वाई आ जाएगा, तो उसमें कॉज ऑफ फाई की इंटीग्रेशन पूरे इंटरवल में जो है वो 0 हो जाती है, साइन फाई आ गया, तो इस तरीके की कुछ ना कुछ वहाँ पे सिचुएशन बन जाती है ड्यू टू एक्सियल सिमेट्री। तो आप ये चेक कर सकते हो कि ऑफ डायगोनल जो है वो 0 हो जाएंगे। तो इनिशियल टेंसर आपका निकल आया डायगोनल, ठीक है, डायगोनल निकल आया, लेकिन इट इज़ नॉट प्रोपोर्शनल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें दो आइडेंटिटी सेम है, दो जो है एलिमेंट सेम है, तीसरा जो है डिफरेंट है 3 3 वाला। तो दो सेम है और तीसरा डिफरेंट है। तो अबाउट द टिप इनर्शियल टेंसर फॉर कोन जो है सॉलिड कोन, ये हमने निकाल लिया 3m डिवाइडेड बाई 20, और ये सारी जो इसकी सिचुएशन है ये। तो इस इनर्शियल टेंसर को जो हमने निकाला है इसकी डिस्कशन, और जो क्यूब का निकाला है इसकी थोड़ी सी डिस्कशन मैं अभी थोड़ी देर में करूँगा। इससे पहले कुछ ये प्रॉब्लम है, ये आप लोग देख लो। मैरियन का 11th चैप्टर है, इसका पहला प्रॉब्लम है कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I1 I2 I3 फॉर अ होमोजीनियस स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड मास m। चूज द ऑरिजिन एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। सेंटर ऑफ द स्फीयर में आप ऑरिजिन चूज करके इनिशियल टेंसर निकालो, आप देखोगे कि ये क्या निकलेगा, बिल्कुल इसकी तीनों वैल्यूज सेम निकलेंगी, ठीक है। या आप वैसे उसकी सिमेट्री से भी गैस कर सकते हो, तीनों वैल्यूज जो इनिशियल टेंसर की सेम निकलेंगी और डायगोनल होगा। तो इसके बाद कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I1 I2 I3 फॉर अ होमोजीनियस कोन ऑफ मास m whose height is h and whose base has a radius r। Choose the x3 axis along the axis of symmetry of the cone. Choose the origin at the apex of the cone and calculate the element of the inertial tensor। तो यहाँ तक जो क्वेश्चन है ये हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। इनर्शियल टेंसर कोन का ये ऊपर निकाल लिया। इसके बाद एक और चीज़ ये आपको कह रहा है करने को, then make a transformation such that the center of mass of the cone becomes the origin and find the principal moments of inertia, ठीक है। अभी प्रिंसिपल मूवमेंट्स के बजाय जो है आप जो है इसमें जो ये ट्रांसफॉर्मेशन कह रहे हैं सेंटर ऑफ मास की, तो आप यहाँ पे जो पैरेलल थ्योरम है स्टाइनर का वो यूज़ कर सकते हो। यानी ये टिप पे निकाला आपने इनिशियल टेंसर, आप सेंटर ऑफ मास पे निकाल लो। तो टिप से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, वेक्टर जो है वो, और वो सेंटर ऑफ मास हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास वाले लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को निकाल के बताया था उसकी पोजीशन जो है क्या होती है, और वहाँ पे फिर आप जो है बस इनिशियल टेंसर निकाल लो, इतना भी काफ़ी है। जो प्रिंसिपल एक्सिस की डिस्कशन है ये भी मैं आगे करूँगा। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, वो है कि कैलकुलेट द मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया I1 I2 I3 फॉर द होमोजीनियस। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 I3 की बात कर रहे हैं, आप इसको टेंसर इनर्शिया जो है बस आप निकाल लो। तो यहाँ पे कहता है कि ये मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया I1 I2 I3, ये आगे नीचे प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया की बात हो रही है, वो मैं आपको बताऊँगा। तो आपने इनर्शिया टेंसर निकालना है होमोजीनियस एलिप्सॉइड ऑफ मास m विद एक्सिस लेंथ जो है 2a 2b 2 3। जैसा एलिप्स होता है, एलिप्स को अगर आप रोटेट कर दो अबाउट इस एक्सिस, जो एलिप्सॉइड बन जाता है,
ठीक है, अंडे की तरह की शक्ल का होता है, उसको अगर तीनों एक्सिस अगर आप बराबर कर दो तो स्फेयर बन जाता है। स्फेयर को पिचका दो आप थोड़ा, जिस तरह क्या होता है वो वाटरमेलन की तरह का जो है, एक वाटरमेलन होता है ना, थोड़ी लंबी शेप वाले जो होते हैं वो उस तरीके की। तो एलिप्सॉइड शेप के लिए आप लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो निकालना है। तो ये 3 प्रॉब्लम है, इनमें एक स्फेयर है, एक एलिप्सॉइड है और एक जो है कोन है। ये 3 केसेस हैं, इनके आपने इनर्शिया टेंसर निकालने हैं। और अगर आपको कहा जाता है कि इस ओरिजिन या उस ओरिजिन से निकालो तो आप वो आराम से निकाल सको। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ थोड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन शुरू होगी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप करता हूँ। अगर आप लोगों का इधर इतनी डिस्कशन में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हो। अच्छा, दूसरा एग्जाम से भी रिलेटेड आप लोग आपस में कर लो डिस्कशन। जो मैंने मैसेज किया था आप लोगों को वो भी देख लो अपने सीआर से करके। अगर आप लोगों का एग्ज़ाम होता है 1 घंटा या 2 घंटे का एग्ज़ाम, तो उसमें ये सिचुएशन होगी कि मैं इस टीम के अंदर ही जो है वो एग्ज़ाम डालूँगा। आप लोगों को ये उस टाइम पे एक्सेस करना होगा। ठीक है, लॉगिन होना पड़ेगा। लेट्स से कि 9 बजे एग्ज़ाम शुरू होता है तो आप लोग 9 बजे एग्ज़ाम डाउनलोड करने के काबिल हो। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन हो गए। और फिर मैं कहता हूँ कि 10 बजे या 11 बजे आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है, तो आपको अपने जो कैलकुलेशंस हैं जिस पेज पे करते हो उसकी स्नैपशॉट लेके आप उसको अपलोड करने में भी काबिल हो उसी टाइम पे। अगर आप लेट हो गए तो फिर वो सबमिट नहीं होगा। तो ये आप लोग आपस में मशवरा कर लो कि आप लोग कर सकते हो तो सब स्टूडेंट्स के लिए कन्वीनियंट है तो मुझे बताओ आप लोग। फिर अपना टाइम बता दो आप लोग, इस टाइम पे हम लोग अवेलेबल हैं तो हम उसमें कर लेंगे। ठीक है, अच्छा तो अब दोबारा चलते हैं। किसी का अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो दोबारा अच्छा, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन है, ख़ास तौर पे उस सिचुएशन में जब आपका इनर्शिया टेंसर जो है डायगोनल निकल आए। डायगोनल में जो जनरल केस है वो क्या हो सकता है। अच्छा, ये अगर आपका डायगोनल निकला है तो एंगुलर मोमेंटम की ये सूरत हाल बन जाती है। इसमें I11 जो है नॉन ज़ीरो है तो उसके साथ ओमेगा 1, I22 नॉन ज़ीरो है उसके साथ ओमेगा 2, I33 नॉन ज़ीरो है ओमेगा 3। और ओमेगा की डायरेक्शन क्या है उसका, एक एक्स कंपोनेंट ओमेगा 1, वाई कंपोनेंट ओमेगा 2 और जी कंपोनेंट ओमेगा 3। ठीक है, तो अब इसमें जो जनरल सिचुएशन बन सकती है कि I11, I22 और I33 तीनों ही डिफरेंट हैं। इसको हम कहते हैं, इसके लिए लैंग्वेज ये यूज़ करते हैं, इसको कहते हैं एसिमेट्रिकल जो है वो ऑब्जेक्ट है। खासतौर पर टॉप बोलते हैं इसको, लट्टू जो होता है ना टॉप। तो फॉर एसिमेट्रिकल टॉप का मतलब ये होगा कि I11, I22 और I33 तीनों जो है वो जो बराबर नहीं है। ऐसी सिचुएशन है डायगोनल लेकिन तीनों बराबर नहीं है। अच्छा, देन फॉर द फॉलोइंग 3 एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर ये सिचुएशन है तो आप इसके अंदर फ़ौरन से 3 एक्सिस बता सकते हो, ऐसे बता सकते हो जिसमें एंगुलर मोमेंटम ओमेगा की डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और वो क्या है, अगर तो आपका ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन वो एक्स एक्सिस के अलोंग हो, वाई और जी कंपोनेंट ज़ीरो हो। ठीक है, एक ये सिचुएशन हो सकती है। दूसरी हो सकती है जिसमें वाई एक्सिस के अबाउट हो एक्सिस ऑफ रोटेशन, या तीसरी सिचुएशन हो सकती है जिसमें जी एक्सिस के अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन हो। तो ऐसी सूरत हाल में एंगुलर मोमेंटम जो है वो ओमेगा की डायरेक्शन में होगा। ये तीन जो है तीनों इंडिपेंडेंट हैं। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो, अगर ये वाली सिचुएशन है तो एंगुलर मोमेंटम पहली सिचुएशन के लिए लिखा जाएगा I11 टाइम्स ओमेगा 1। दूसरी सिचुएशन होगी उसमें लिखा जाएगा एंगुलर मोमेंटम जो है वो I22 टाइम्स ओमेगा 2। और तीसरी सिचुएशन में लिखा जाएगा एंगुलर मोमेंटम I33 टाइम्स ओमेगा। इन तीनों को आप इन जनरल इस तरीके से भी लिख सकते हो कि एंगुलर मोमेंटम जो है इज़ प्रोपोर्शनल टू ओमेगा और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लैम्डा। लैम्डा हमने थोड़ी सी एक डिफरेंट नोटेशन यूज़ कर ली है। ये असल में क्या है, लैम्डा 1 जो है वो I11 है, लैम्डा 2 जो है वो I22 है और लैम्डा 3 जो है वो I33 है। एंगुलर मोमेंटम जो है वो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा इन 3 चॉइसेस के लिए। आई की वैल्यू है 1, 2, 3। इन 3 चॉइसेस के लिए मैंने ऊपर बताया वो इन जनरल जो है। अगर आपका इनर्शिया टेंसर डायगोनल होगा लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे।
तो ये चीज़ है। इन जनरल जो है इनर्शिया टेंसर के लिए सिचुएशन जो है वो होल्ड करती है। इसको मैंने कंपोनेंट फॉर्म में लिखा है कि अगर जो है इनर्शिया टेंसर जो है उसको आप डायगोनलाइज करते हो, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं। ये मैंने लैम्डा आई लिख दिया, तो यहाँ पे आई और आई ब्रैकेट के साथ है, ये दोनों सेम होंगे। ठीक है, तो आई की वैल्यू 1 होगी तो ये 1, ये 1, फिर 2 होगी तो ये 2, और फिर 3, और बाकी ऊपर वाली चीज़ सारी इसी तरह बन जाएगी। तो ये वो सिचुएशन होगी कि अगर डायगोनल एलिमेंट्स आपके तीनों डिफरेंट हैं तो क्या सिचुएशन है। और अगर आपके दो एलिमेंट सेम है तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल टॉप। सिमेट्रिकल टॉप में हो सकता है लेट्स से जैसे कि 1 1 और 2 2 सेम हो। 1 1 और 2 2 सेम है तो इनका नाम आप रख सकते हो आई, जबकि जो 3 3 है वो डिफरेंट है। तो दो सेम है एक डिफरेंट है। ये वो सिचुएशन है जो अभी हमने की सॉलिड कोन की। सॉलिड कोन में आई 1 1 आई 2 2 जो है वो सेम है, आई 3 3 जो है वो डिफरेंट है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है आप दो इंडिपेंडेंट वेक्टर चूज कर सकते हो एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, वो किस तरीके से कि उनका जी कंपोनेंट जो है वो जीरो हो। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन या ओमेगा जो है वो आप एक्स वाई प्लेन में अगर चूज कर लो, दो दो आप इन जनरल चूज कर सकते हो जो कि लीनियर कम्बिनेशन ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का बन सकते हैं। ठीक है, तो दो ऐसे वेक्टर हम चूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने नीचे इसके 1 2 लिख दिया कि दो आएंगे, दो वेक्टर आप चूज कर सकते हो। सबसे सिंपलेस्ट चॉइस ये हो सकती है कि ओमेगा 1 आप चूज कर लो एक्स एक्सिस के अबाउट, और ओमेगा 2 जो है वो चूज कर लो वाई एक्सिस के अबाउट। लेकिन आप इसको रोटेट भी कर सकते हो एक्स वाई प्लेन में। तो कोई भी लीनियर कम्बिनेशन इन दो का जो एक्स वाई का, तो दो वेक्टर आप बना सकते हो जो कि एक्स वाई पे लाई करें। ठीक है, और तीसरा वेक्टर की चॉइस आपकी होगी जी एक्सिस के अलोंग। ओमेगा 3 जो है 0 0 ओमेगा 3। तो ये आपका जो ये चीज़ काम करेगी। और इसमें क्या हमें मिलेगा, इसमें एंगुलर मोमेंटम एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा। एंगुलर मोमेंटम विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। इन दो चॉइसेस के लिए यहाँ पे आई आएगा। ठीक है, क्योंकि आई दोनों बराबर थे। और इसके लिए जो यहाँ पे आई 3 3 आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होगी। अब इसके बाद इससे ज़्यादा सिंपल केस कंसिडर करते हैं। उसमें क्या होगा, इसको आप कह सकते हो स्फेरिकल टॉप। स्फेरिकल टॉप वो सिचुएशन होती है जिसमें तीनों जो ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं, I11, I22, I33, तीनों सेम होते हैं। जब तीनों सेम होते हैं तो फिर आपकी ये सिचुएशन आ गई कि अब आपका इनर्शिया टेंसर जो है वो इट इज़ प्रोपोर्शनल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो सिचुएशन जो कि हमने क्यूब के केस में देखी थी, जब हमने उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट इनर्शिया टेंसर निकाला था, तो इट वाज प्रोपोर्शनल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब है कि अब कोई भी एक्सिस आप कंसिडर कर सकते हो। अब कोई भी एक्सिस पासिंग थ्रू दैट पॉइंट जो है जिसके अबाउट आपने इनिशियल टेंसर निकाला है वो कोई भी आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इन जनरल आपकी 3 डायमेंशनल स्पेस में आप 3 वेक्टर ही इंडिपेंडेंट चूज कर सकते हो। ठीक है, 3 वेक्टर ही आप इंडिपेंडेंट चूज कर सकते हो। तो वो मैंने यहाँ लिख दिया, एनी 3 इंडिपेंडेंट वेक्टर्स विल डू द जॉब। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई भी 3 वेक्टर जो कि इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट में स्पेशल केस आपका बन जाता है कि तीनों परपेंडिकुलर हों। ठीक है, परपेंडिकुलर हो, और परपेंडिकुलर में एक ज़्यादा स्पेशल केस ये हो सकता है कि एक वेक्टर जो है वो ओमेगा 1 के लॉन्ग हो, दूसरा 2 के और 3 के, तो वो सिचुएशन जो है वो बन जाएगी यहाँ पे। ठीक, तो अदरवाइज ज़रूरी नहीं है आप, तो ये सिचुएशन। तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी बन जाएगा इसमें, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है वो आई होगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी ये जो डिस्कशन की इधर आपको थोड़ा मोटिवेट किया कि इन जनरल रिजिड बॉडी के लिए 3 डायरेक्शन, 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, जिसके अलोंग एंगुलर मोमेंटम जो है वो ओमेगा की डायरेक्शन में हो जाता है दोनों। ठीक है, ओमेगा के डायरेक्शन में हो जाता है। तो अब हमारा नेक्स्ट जो टास्क है वो यही है कि हमने ऐसी डायरेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं इन जनरल। अगर आपको कोई इनर्शिया टेंसर निकालने को दे दिया जाए किसी पॉइंट के अबाउट किसी ऑब्जेक्ट का, तो ऐसी डायरेक्शंस कैसे निकाली जाती हैं जिनको हम प्रिंसिपल डायरेक्शंस कहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी फिर एक ब्रेक लेते हैं और देखते हैं स्टूडेंट जो है वो कोई क्वेश्चन है उनके जहन में। तो सर ये जो आपने सिमेट्रिकल टॉप के बारे में कहा है I11 और I22 इक्वल किया था सर, उसकी समझ नहीं आई, ये जो आप दूसरा करा रहे थे सर। सिमेट्रिकल
दूसरा वाला जी सर, सिमेट्रिकल, जी जी। सिमेट्रिकल टॉप जो है उसमें आपके पास ना एक कोन बन जाती है। कोन वाली सिचुएशन उसका एक जो है वो रिप्रेजेंटेटिव जो है आप कह सकते हो कि एग्जांपल है ये जो कोन वाला केस है। ठीक है, कोन वाले केस में ये उसकी एग्जांपल है सिमेट्रिकल टॉप की, जिसमें आपकी दो एक्सिस जो हैं वो सेम निकलते हैं। तो आप देख लो यहाँ पे फाइनल आंसर में ये वाला और ये वाला जो है ये दोनों सेम है। I11 I22 जो ये सेम है और I33 जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है इसमें, ये दो सेम हो सकते हैं, लास्ट टू फर्स्ट जो है डिफरेंट हो सकता है। तो इस तरह की कोई चीज़ भी इसमें बन सकती है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आपका इनर्शिया टेंसर डायगोनल है लेकिन दो एलिमेंट्स जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो बराबर हैं। ठीक है, एक ये हो गया कि तीनों डिफरेंट है, एक में दो बराबर हैं और एक में तीनों बराबर हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नजीबुल्ला आज नज़र नहीं आ रहा, लोगों की तादाद भी कम हो गई। इसमें वैसे अटेंडेंस का भी सिस्टम है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को अगर इशू है, मैं इतना नहीं करता, लेकिन मैं अटेंडेंस इसमें डाउनलोड कर सकता हूँ टीम के अंदर। अटेंडेंस में ये होगा कि कोई स्टूडेंट किस टाइम पे इसने ज्वाइन किया है हमारा लेक्चर, और दरमियान में अगर वो चला जाता है तो वो सारी डिटेल उसके अंदर आ जाती है। लास्ट में इस लेक्चर के मैं डाउनलोड करता हूँ तो वो सारी आ सकती है। ठीक है, तो मैं इसका ख्याल करते हुए कि कुछ स्टूडेंट्स के जो है वो घर में मसले मसाइल हो सकते हैं, इंटरनेट का मसला हो सकता है या दूर दराज इलाके हैं, उनका ख्याल करते हुए मैं आप लोगों को ये नहीं करता रिस्ट्रिक्ट कि आप लोग लेक्चर जो है वो ऑनलाइन लगाओ। आप बाद में भी जो है इसको कर सकते हो ऑनलाइन। मैं इसलिए करता हूँ ताकि कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन भी कर लें, क्वेश्चन वो साथ साथ लेक्चर में कर लेंगे तो बाकियों के लिए भी और उनके लिए भी फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो ये है कि कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि लेक्चर में प्रेजेंट रहें, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी ये ऐसी रिकॉर्डिंग जो है। चलो अब चलते हैं दोबारा से। यहाँ पे हमने ये डिस्कशन कर ली, अब हम आते हैं इस तरफ कि किस तरीके से ये चीज़ें निकाली जा सकती हैं, डायरेक्शन कैसे निकाली जा सकती हैं। इनको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, टू फाइंड द डायरेक्शन वेयर ओमेगा एंड एल आर in the same direction। ठीक है, तो ओमेगा और एल जहाँ पे सेम, तो प्रिंसिपल एक्सिस आर द स्पेशल एक्सिस इन विच द डायरेक्शन ऑफ एल इज सेम एज द एक्सिस ऑफ रोटेशन ओमेगा। ठीक है, जो नोट्स में ये लिखे हुए हैं ये किसी एक स्टूडेंट था जिसको मैं सबसे पहले क्लासिकल मैकेनिक्स 2 का कोर्स मैंने पढ़ाया था, तो उसकी मैंने फ़ोटो कापी करा लिए थे। ठीक है, तो अब उसने सही तरीके से उतारे हैं नहीं उतारे, मेरे अपने नोट्स थोड़े से इधर उधर हो गए, वो मैं स्कैन नहीं कर पाया। तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस वो स्पेशल एक्सिस हैं जिसमें एंगुलर मोमेंटम ओमेगा की डायरेक्शन में हो जाता है, बस ये है इसकी डेफिनेशन। ठीक है, और फिर ये थ्योरम है कि आपके तीन जो हैं वो ऐसी डायरेक्शन हमेशा एग्जिस्ट करेंगी, तीन एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा एग्जिस्ट करेंगे और वो आपने निकालने होते हैं। ठीक है, तो उसको निकालने का तरीका ये है कि आप इसको डायगोनलाइज करते हो इनर्शिया टेंसर को। इनर्शिया टेंसर को अगर आप मैट्रिक्स की फॉर्म में सोच लो तो उसको फाइंडिंग द प्रिंसिपल एक्सिस असल में इक्विवेलेंट है डायगोनलाइजेशन ऑफ आई जे इनर्शिया टेंसर। तो ये इसकी है। तो इन जनरल एनी रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट एनी पॉइंट हैज़ द थ्री प्रिंसिपल एक्सिस। तो रिजिड बॉडी के हमेशा किसी भी रिजिड बॉडी के अबाउट एनी पॉइंट जो है ओरिजिन जो है जिसके अबाउट आप इनर्शिया टेंसर निकालते हो उसके तीन जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस एग्जिस्ट करते हैं हमेशा। ठीक है, तो उसको जिस तरह मैंने ऊपर भी लिखा था उसको आप इस तरीके से लिख सकते हो कि एंगुलर मोमेंटम विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, और ये जो है ये आपकी उस जो है ये डायगोनल वैल्यू होगी। ये जो आई लिखा हो ये तीन वैल्यूज़ लेगा 1 2 3, तो तीन एक्सिस के करस्पॉन्डिंग ये डिफरेंट जो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हम लैम्डा को स्पेशल नाम देते हैं, उसे कहते हैं प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, वेयर लैम्डा आई आर कॉल्ड द प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जब आप इसको डायगोनलाइज कर लेते हो तो आपकी जो डायगोनल वैल्यूज़ हैं वो तीन डिफरेंट बनती हैं, एक लैम्डा 1 बनेगी, एक लैम्डा 2, एक लैम्डा 3।
उसके करस्पॉन्डिंग आप आइगन वेक्टर निकालते हो। वो आइगन वेक्टर जो है वो बनेंगे आपके ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3। तो इस तरह आप 3 एक्सिस जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस निकाल सकते हो। तो ये आइगन वैल्यूज जो हैं इनको हम कहते हैं प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया। जो ऊपर मैंने प्रॉब्लम आप लोगों को दिखाए थे वो इसी से मुतल्लिक है, वो यही कहना चाह रहा है आपको ये लैम्डा वगैरह निकालना है। लेकिन आप इन जनरल इनर्शिया टेंसर निकाल लो, अगर वो डायगोनल नहीं निकलता फिर उसको डायगोनलाइज कर सकते हो आप लोग। तो ये हो गया। फिर अब यहाँ पे ये लैम्डा आई जो है असल में ये मैंने बताया आपको इनर्शिया टेंसर जो है वो डायगोनल बन जाता है और उसमें डायगोनल वैल्यूज जो है लैम्डा है। तो ये कंपोनेंट फॉर्म में यही स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो अब किस तरह होता है ये सारी चीज़, तो उसकी तरफ आते हैं थोड़ा सा। एंगुलर मोमेंटम को अगर आप कंपोनेंट फॉर्म में लिख लो तो ये बन जाता है आई जे ओमेगा जे, ठीक है। और अगर आपका जो इनर्शिया टेंसर है वो आपने उसको डायगोनलाइज कर लिया तो ये बन जाएगा लैम्डा डेल्टा आई जे, यानी क्रोनेकर डेल्टा के प्रोपोर्शन निकल आएगा लैम्डा ये आई और ये ओमेगा आई। ठीक हो गया। यहाँ पे अच्छा हाँ, इसको थोड़ा गौर से देखने की ज़रूरत है कि लैम्डा आई को मैंने लिखा है एल आई को मैंने लिखा है लैम्डा ओमेगा आई, ठीक है। तो वो ये इक्वेशन मैंने यूज़ किया ये वाली कंपोनेंट फॉर्म में, क्योंकि ये वेक्टर है और ये वेक्टर है तो जो इंडेक्स आई है वो इस पे आएगा और इस पे आएगा, ठीक है। ये वाला जो ब्रैकेट वाला आई है ये हमने यहाँ पे रहने दी, इसको मैंने ऊपर करके लिख दिया। तो यहाँ पे एक तो रिलेशन मैंने ये यूज़ किया, दूसरा मैंने रिलेशन जो है वो इनिशियल टेंसर वाला ये यूज़ किया, ये यहाँ पे लैम्डा डेल्टा ये हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया। तो अब ये दो चीज़ें आपकी एक तरीके से बन गई। हाँ मेरा ख्याल यहाँ थोड़ी सी जो है वो रिपीटिशन है इस चीज़ की, तो ठीक है। इस चीज़ की इस तरीके से ज़रूरत नहीं है। ये ऊपर ये वाली जो चीज़ है यहाँ से भी लिखी जा सकती है, और एक इसको इस तरह लिखा जा सकता है और एक ये वाली चीज़ लिखी जा सकती है। खैर ये दो आपके पास जो टर्म आ गई, इसमें आप ओमेगा जे को कॉमन ले लो। ओमेगा जे जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास आई जे और ये आ जाएगा लैम्डा डेल्टा आई जे, ठीक है। अभी आपके पास इक्वेशन बन गई, इसको आइगन वैल्यू इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। अगर आपने आइगन वैल्यूज़ निकालनी है और आइगन वेक्टर्स निकालने हैं तो आप इस इक्वेशन को यूज़ करोगे। किस तरीके से यूज़ होगा इसको हम देखते हैं। तो ये है इम्पोर्टेंट इक्वेशन। अब इसके लिए लिखा हुआ है फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन से क्या मुराद है? ट्रिवियल सॉल्यूशन ये होगा कि ओमेगा ज़ीरो हो जाए। ओमेगा जो है वो अगर ज़ीरो हो जाता है तो 0 = 0 बन जाएगा, ये ट्रिवियल सॉल्यूशन है, ठीक है। जिस तरीके से ट्रिवियल सॉल्यूशन ये है कि तमाम स्टूडेंट्स जो है उनको बगैर एग्जाम के पास कर दिया जाए, जैसा कि इन्होंने पता नहीं मैट्रिक या 9th वालों के लिए किया। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में थोड़ा सा काम ज़्यादा करना पड़ेगा। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जो है इसमें क्या सिचुएशन होती है कि ये जो है ये मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट आई जे और लैम्डा डेल्टा आई जे = 0। तो यहाँ से आपके पास आइगन वैल्यूज़ निकलती हैं लैम्डा आई, यानी कि लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 के 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपने 0 किया, ये क्यूबिक इक्वेशन बनेगी और इससे 3 सॉल्यूशन निकलेंगे इन जनरल। और उन 3 सॉल्यूशन के करस्पॉन्डिंग आपने आइगन वेक्टर निकालने हैं, वो यहाँ से निकालने हैं आपने, ठीक है। अगर लैम्डा 1 पुट करोगे तो यहाँ पे ओमेगा 1 वेक्टर निकलेगा, फिर लैम्डा 2 पुट करोगे तो ओमेगा 2 और लैम्डा 3 तो ओमेगा 3। तो ये डायगोनलाइजेशन है जो कि एमएमपी के कोर्स में यकीनन आपने की होगी। तो अब हम कंसिडर करते हैं क्यूब का केस, जो कि कॉर्नर के अबाउट इनर्शिया टेंसर हमने निकाला था, तो उसको डायगोनलाइज करके देखते हैं। तो क्यूब के केस में हमारे पास जो इनिशियल टेंसर निकला था अबाउट द कॉर्नर जो है वो ये वैल्यू थी, और इसके जो ओवरऑल जो डायमेंशन फुल पैरामीटर था वो था MB²/12। तो मैट्रिक्स ये है असल में। तो आपने इसको डायगोनलाइज करना है। तो इसको डायगोनलाइज करना है तो किस तरीके से डायगोनलाइज होगा, वो ऊपर डिटर्मिनेंट वाली कंडीशन है कि डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं उसमें आपने माइनस लैम्डा बस करना है, ठीक है। क्योंकि ऊपर लैम्डा जो है आप देख लो वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है और सब्ट्रैक्ट हो रहा है आई जे में। तो ये यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स में आ जाएगा और सब्ट्रैक्ट होगा आई जे में, तो यहाँ पे इसके साथ सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये बन गया डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट बन गया, इसको 0 कर दो। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो इस डिटर्मिनेंट को। तो एक इसमें सोल्यूशन आप फ़ौरन से देख सकते हो, एक सोल्यूशन ये है और दो सोल्यूशन यहाँ छुपे हुए हैं, ये अलग से 0 और ये अलग से 0।
तो एक सोल्यूशन आपका बन गया लैम्डा 1 जो है वो 2 म्यू, लैम्डा इक्वल्स टू 2 म्यू, और दूसरा सोल्यूशन और तीसरा सोल्यूशन दोनों सेम है, लैम्डा 2 और लैम्डा 3 विच इज़ इक्वल टू 11 म्यू। तो ये आपकी आइगन वैल्यूज निकल आई, ये आपकी डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो निकल आए। तो आप देख रहे हो इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स में 2 और 3 जो है वो सेम है, ठीक है, और 1 जो है वो डिफरेंट है। कौन के केस में 1 और 2 जो है वो सेम थे और जो थर्ड एलिमेंट था वो डिफरेंट था। यहाँ पे आपकी क्यूब को जब आपने डायगोनलाइज किया इनर्शिया टेंसर को अबाउट द कॉर्नर, तो आपके पास 1 डिफरेंट आ गया और 2 और 3 सेम। तो एक लिहाज से इसमें आप कह सकते हो कि ये सिमेट्रिकल टॉप वाली सिचुएशन बन गई इसकी। अच्छा, अब हर आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपने क्या निकालना है, आइगन वेक्टर। कैसे निकाला जाता है, तो आइगन वैल्यू इक्वेशन जो ऊपर मैंने आप लोगों को बताई थी वो यूज़ होती है ये वाली इसके अंदर। तो आपने ये यूज़ करनी है। तो अब मैं पहले निकालता हूँ ओमेगा 1। तो ये हो गया, ये इसको आप समझ लो ये ओमेगा 1 है, इसको मैंने कॉलम वेक्टर में लिखा है, इसका एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जी कंपोनेंट, और ये जो है ये आपका इनर्शिया टेंसर माइनस लैम्डा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसको आपने यहाँ पे, और लैम्डा की वैल्यू जो आपने पुट करनी है वो 1 वाली पुट करनी है 2 म्यू। तो फिर आपके पास ये चीज़ बन जाती है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास इक्वेशन बन जाती है, 3 इक्वेशंस बनती हैं, और तीनों इक्वेशंस काइंड ऑफ मेरा ख्याल, हाँ, इनको अगर आप सॉल्व करते हो सिमिल्टेनियसली तो आपके पास ये आंसर आ जाता है ओमेगा एक्स इक्वल टू ओमेगा वाई इक्वल टू ओमेगा जी। ये ओमेगा जी है, ठीक है। तो तीनों ओमेगा सेम आ गए, इन तीनों ओमेगा जो सेम आ गए इसको आप इसका नाम ओमेगा रख सकते हो। वो मैंने ओमेगा रख दिया, और यहाँ पे उसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज भी कर दिया इसके √3 के साथ, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन कोई इतनी ज़रूरी नहीं है, असल में ये डायरेक्शन ज़रूरी है कि ओमेगा एक्स इक्वल टू ओमेगा वाई इक्वल टू ओमेगा जी। तो आपका जो पहला जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस निकला, या रोटेशनल जो है एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन निकली, वो निकली 1 1 1, और ये 1 1 1 आपको बता रहा है ये क्या डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है बॉडी डायगोनल की, ठीक है। वही डायरेक्शन जो हमने वहाँ पे ली भी थी, और ये देखा था कि उसमें एंगुलर मोमेंटम जो है वो ओमेगा की डायरेक्शन में हो जाता है, तो ये बॉडी डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो पार्ट है ओमेगा को छोड़ के इसको फिर हम एक डायरेक्शन का नाम दे देते हैं E1 का, ठीक है, E1। तो ये एक डायरेक्शन आपकी निकल आई, प्रिंसिपल एक्सिस निकल आया कोरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट जो आइगन वैल्यू। फिर सेकंड आइगन वैल्यू और थर्ड आइगन वैल्यू दोनों सेम है, तो इनके लिए आप जब निकालोगे तो फिर हमें क्या मिलेगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखो इस इक्वेशन को, तो ये आपको सिर्फ एक इक्वेशन देती है, एक इक्वेशन देती है, इसका मतलब सोल्यूशन जो है आपके पास क्या मिलेगा, आपको थोड़ी सी आर्बिट्रेरीनेस है इसके अंदर। तो ओमेगा एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा जी इक्वल टू 0, इसको आप मल्टीप्लाई करो तो ये 3 का फैक्टर जो है वो कॉमन भी ले सकते हो आप। तो ये आपको आंसर दे रहा है ओमेगा एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा जी इक्वल टू 0। तो ये जो आपके पास इक्वेशन आ गई है, इसमें आप एक ओमेगा को बाकी की टर्म में लिख सकते हो। तो यहाँ पे इसको थोड़ा क्लेवरली आप देखो किस तरीके से यूज़ करोगे। जो पहली वाली चीज़ निकल आ गई उसके साथ आप इसको कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे इसको मैं कहता हूँ ये ओमेगा 2 है, ठीक है। तो ओमेगा 2 का डॉट प्रोडक्ट अगर मैं E1 के साथ लूँ, इसका डॉट प्रोडक्ट अगर मैं 1 1 के साथ लूँगा तो ये क्या बनेगा, ओमेगा एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा जी, ठीक है। तो वो डॉट प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू दिस। तो ये हुआ कि अब जो नया आपके पास ओमेगा वेक्टर निकला, वो असल में आपके पास एक कंडीशन निकली कि ये है दिस इज़ परपेंडिकुलर टू फर्स्ट जो है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यानी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर आप लेते हो तो आपके पास यही चीज़ आएगी ओमेगा एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा जी। तो सेकंड जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस निकला उसका डॉट प्रोडक्ट या प्रोजेक्शन जो है अलोंग द फर्स्ट जो है वो शुड बी 0, यानी कि इसका मतलब है दिस शुड बी परपेंडिकुलर टू दिस वन, ओमेगा 2 इज परपेंडिकुलर टू ओमेगा 1 तो दिस। और यही चीज़ क्योंकि इसके अंदर 2 सोल्यूशन मौजूद है, ठीक है, तो दूसरे सोल्यूशन के लिए भी यही चीज़ एग्जिस्ट करती है। ये चाहे यहाँ पे दो क्योंकि दोनों के आइगन वैल्यू सेम है, तो ओमेगा 2 और ओमेगा 3 दोनों के लिए बात ट्रू है कि ये दोनों जो हैं वो परपेंडिकुलर होंगे ओमेगा 3 के। अब ये दोनों तो परपेंडिकुलर होंगे तो आप, लेकिन दोनों आपस में इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है, वो आप चूज़ कर सकते हो, आपके पास फ्रीडम है।
तो उस इंडिपेंडेंसी में कि ओमेगा 2 ओमेगा 3 आपस में इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, एक स्पेशल केस आप ले सकते हो कि दोनों परपेंडिकुलर हो। जब दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंट होंगे। तो उसके लिए आप चाहो तो ये कंडीशन अलग से लगा सकते हो, ये आपके पास फ्रीडम है, ठीक है, ये फ्रीडम है आपके पास, ये कंडीशन आपको मना नहीं कर रही। तो ओमेगा 2 और ओमेगा 3 आपस में भी हमने परपेंडिकुलर ले लिया समझाने के लिए सिर्फ, ठीक है, वरना इस कंडीशन ने आपको सिर्फ ये बताया। बाकी आप जो है वही है कि ओमेगा 2 ओमेगा 3 बाय डेफिनेशन इंडिपेंडेंट है, तो वो आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, और स्पेशली आप चाहो तो दोनों को परपेंडिकुलर ले सकते हो। तो यहाँ सिचुएशन ये बनी, जो तीनों एक्सिस बने वो ये बने, एक तो बना एक्सिस की डायरेक्शन अलोंग द बॉडी डायगोनल, और बाकी दो क्या बने, बाकी दो उसके परपेंडिकुलर जो प्लेन है उसमें लाई करेंगे, और वो आप चाहो तो परपेंडिकुलर एज्यूम कर सकते हो या इंडिपेंडेंट आपने लेने हैं। तो देयरफॉर एनी टू ऑर्थोगोनल डायरेक्शन, कोई भी दो डायरेक्शन आप एज्यूम कर सकते हो E2 और E3 दैट आर परपेंडिकुलर टू E1 विल रिप्रेजेंट द अदर टू प्रिंसिपल एक्सिस। और इसमें आपके पास फिर ये आखिर में जो आंसर बन जाता है वो ये बन जाता है, क्योंकि आपने अब अपना इनिशियल टेंसर को डायगोनलाइज कर दिया, तो अब ये आपकी लैम्डा 1 है, ये लैम्डा 2 है, ये लैम्डा 3 है। लैम्डा 2 और लैम्डा 3 बराबर हैं, लैम्डा 1 से डिफरेंट है, तो इट्स लाइक अ सिमेट्रिक टॉप वाली सिचुएशन है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा स्टॉप करता हूँ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ जी, एक साबित। सर ये लैम्डा 2 और लैम्डा 3 बिल्कुल नहीं समझ आया, ये हमने कैसे निकाला है? आवाज़ थोड़ी कम आ रही है आपकी। हाँ, अगर आवाज़ का, हाँ सर मैं कह रही हूँ कि ये लैम्डा 2 और लैम्डा 3 नहीं समझ आया, दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे? हाँ, लैम्डा 2 और लैम्डा 3 थोड़ा सा जो है ना, वो थोड़ा सा है ट्रिकी पार्ट है, वो इतनी आसानी से नहीं निकलता। अगर तीनों डिफरेंट होना तो तीनों आइगन वैल्यूज आपकी निकल आएंगी, तीनों आइगन वेक्टर भी निकल आएंगे। जब भी आपके दो आइगन वेक्टर जो हैं, आइगन वैल्यूज जो हैं सेम आएंगी, तो फिर उसमें जो आइगन वेक्टर होंगे वो थोड़ा सा आपने अक्लमंदी यूज़ करनी होगी, थोड़ा सा यानी क्लेवरली जो है उसको इंटरप्रेट करना होगा, ठीक है। तो अच्छा, ये इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है तो बताओ आप लोग, मैं फिर आपको समझाता हूँ। अच्छा, तो दोबारा से सिचुएशन को देख लो कि आप, अब हमने क्या किया, हमने इनिशियल टेंसर लिया है क्यूब का अबाउट इट्स कॉर्नर, ठीक है, ये कॉर्नर है इसके अबाउट। और पहले ही हम ये देख चुके थे कि एक एक्सिस हमने पहले ही जो है वो चेक कर लिया था कि जो बॉडी डायगोनल से गुजरने वाला एक्सिस है उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम जो है वो ओमेगा की डायरेक्शन में होता है। तो वो एक डायरेक्शन तो बड़े आराम से निकल आई, ठीक है, जिसको मैंने E1 कह दिया या ओमेगा 1 कर दिया। तो वो डायरेक्शन आपकी जो है वो ये इस तरीके से आप चाहो तो इसको सोच सकते हो, ये बन गई, ठीक है, इस तरीके से अगर आपको नज़र भी आ रहा है इसको। ये अब जो बाकी दो डायरेक्शन है वो जो निकल के आ रही है उनकी मैं थोड़ी सी यहाँ पिक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ। तो वो क्या चीज़ें हैं, वो आप समझो कि वो इस तरीके की है जैसे कि इसके परपेंडिकुलर जो प्लेन है ये, बस इस प्लेन पे वो दो वेक्टर लाई कर रहे हैं, ठीक है। इस एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन है इस पे वो दो एक्सिस लाई करेंगे। और दो एक्सिस कैसे लाई कर सकते हैं, वो दो एक्सिस जो है इस प्लेन पे इस तरीके से लाई कर सकते हैं, इसके तो परपेंडिकुलर हो ही गए। तो वो जो दो हैं वो आप चाहो तो उनको ऐसे परपेंडिकुलर बना सकते हो, ठीक है, और ये इस प्लेन पे कहीं पे भी लाई कर सकते हैं, इस तरह। समझ आ रही है आपको? तो ये है, ये आर्बिट्रेरीनेस है, तो जो कि उसने आइगन वेक्टर निकालते हुए आपको बताई है। तो इनको आप चूज़ कर सकते हो परपेंडिकुलर है, अदरवाइज ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, आप कोई भी सेट ले सकते हो, तो यू आर फ्री। लेकिन वो दोनों जो एक्सिस हैं वो लाई करेंगे उस प्लेन पे। तो अब इसको थोड़ा दोबारा से मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स में भी बता देता हूँ, मैंने आपको इसकी थोड़ी सी विजुलाइजेशन दे दी कि क्या सिचुएशन है। फिर से आप देख लो इसको। अच्छा, पहला जो केस था उसमें आपके पास जो आंसर निकला, जो डायरेक्शन निकली जो ओमेगा के लिए, वो निकली बॉडी डायगोनल। और जो सेकंड है, सेकंड और थर्ड में क्योंकि आइगन वैल्यू सेम है, ठीक है, तो यहाँ पे आप समझो कि ये जो आइगन वेक्टर है ये 2 और 3 दोनों सेम एट अ टाइम ट्रीट कर रहे हो आप लोग, ठीक है। इसमें मैंने ऊपर डाला नहीं, ये 2 और 3 दोनों का काम कर रहा है। 2 और 3 दोनों के लिए आपके पास जो कंडीशन निकली वो ये निकली कि जो ओमेगा एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा जी 0 है,
दोनों के लिए कंडीशन निकली। तो इस कंडीशन को आप क्लेवरली जो है लिख सकते हो इस तरीके से कि ओमेगा 2 जो है अगर कोई एग्जिस्ट करता है ओमेगा 2 या ओमेगा 3, इट इज़ परपेंडिकुलर टू E1। E1 डायरेक्शन क्या है, वो बॉडी डायगोनल की। तो अब अगर इस वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट ले लो इसके साथ, तो आप देखोगे आपको ये मिलेगा ओमेगा एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा, ओमेगा वाई सेकेंड एलिमेंट से, ओमेगा जी थर्ड से। तो आपको मिलेगा ओमेगा एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा जी का जो सम है वो ज़ीरो होगा, यानी कि इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो होगा। तो असल में ये कंडीशन आपको ये बता रही है कि जो ये यहाँ पे दो सोल्यूशन आप लोग निकालने की कोशिश कर रहे हो ओमेगा 2 ओमेगा 3, दे आर परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट ओमेगा 1। ये आपको बस ये बता रही है, इसी कंडीशन को मैंने ये कर दिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता रही। इससे ज़्यादा बस आपको ये है कि अब दो वेक्टर हैं वो आपके परपेंडिकुलर प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है, बॉडी डायगोनल के परपेंडिकुलर प्लेन में लाई करेंगे, जो मैंने आपको अभी तस्वीर भी उसकी बनाने की कोशिश की है बताने समझाने के लिए, ठीक है। तो वो आप अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हो। उसमें एक आसानी ये है कि उन दोनों को भी परपेंडिकुलर ले लो। तो ये नीचे जो चीज़ है ये मैंने अपनी तरफ से फिर डाली है कि ओमेगा 2 ओमेगा 3 को भी आपस में परपेंडिकुलर ले लो, लेकिन ये आपको ये बता रहा है कि यहाँ से निकलने वाले दो ओमेगा वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता चल रही है। तो ये समझ आ गया, इसमें और तो नहीं कोई क्वेश्चन आप लोगों को? जी सर ठीक है, समझ आ गया। हाँ, ये इस तरह की सिचुएशन अक्सर पड़ जाएगी आपको। इस तरह सोचो जैसे आपके तीनों अगर आ गए सेम, तीनों आइगन वैल्यू सेम आ गई, तो फिर क्या आंसर आएगा, ठीक है। स्फेरिकल जो टॉप है उसके केस में तीनों आइगन वैल्यू सेम है। अगर ये तीनों आइगन वैल्यू सेम है तो उसका आइगन वेक्टर फिर वो उसको, ठीक है, वो फिर ये समझो कि आपके लिए ट्रिवियल सॉल्यूशन जो है वो ट्रिवियल सॉल्यूशन, क्योंकि वो ऑलरेडी डायगोनलाइज्ड है, तो आइगन वेक्टर आपको बताएगा नहीं, वो कहेगा मेरे से ऐसी चीज पूछ रहे हो जो आप लोगों को पूछनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं पूछनी चाहिए? क्योंकि जब ऑलरेडी डायगोनलाइज्ड है इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम इज इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी फॉर एनी डायरेक्शन, ठीक है। ओमेगा को आप किसी भी डायरेक्शन में ले लो, ठीक है, तो वो आपको कुछ नहीं बताएगा, वो खामोश हो जाएगा। वो चीज़ तीन इंडिपेंडेंट वेक्टर कोई भी चूज कर लो, ठीक है। फिर उससे थोड़ा सा कम स्पेशल केस ये हो गया कि दो आपके जो है सेम आ गए, जिस तरह मैंने डिस्कस किया। सबसे मैथमेटिकली सबसे आसान चीज़ हो सकती है कि तीनों एलिमेंट डिफरेंट हो, उसमें फिर आपके पास तीन एक्सिस जो है वो आएंगे। अच्छा, तो एक मिनट आप लोग थोड़ा सा वेट करो। मैं अच्छा, अब फिर दोबारा हम चलते हैं। तो ये थोड़ा सा एक ऐसी चीज़ है कि अक्सर जो है वो आपको इसकी ज़रूरत पड़ जाएगी। और अब आगे क्या है, हाँ, तो यहाँ पे हम आपने सीख लिया कि अगर मैं आपको एग्ज़ाम में कोई भी इनिशियल आंसर देता हूँ तो और कहता हूँ आपसे कि प्रिंसिपल जो मूवमेंट्स हैं वो निकालें और प्रिंसिपल एक्सिस निकालें। तो प्रिंसिपल मूवमेंट्स का ये मतलब होगा कि आपने उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हुए इनिशियल आंसर को डायगोनलाइज करना है। तो जो डायगोनल वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, या आइगन वैल्यूज़ होंगी, तो वो आपकी प्रिंसिपल मूवमेंट्स होंगी, और जो आप आइगन वेक्टर निकालोगे वो आपके प्रिंसिपल एक्सिस होंगे। तो इस तरीके से आप वो डायरेक्शन, तीन इंडिपेंडेंट डायरेक्शन हमेशा निकाल सकते हो जिसके अलोंग एंगुलर मोमेंटम जो है वो ओमेगा की डायरेक्शन में होता है। तो अब नेक्स्ट जो है हमारे पास ये आयलर इक्वेशन है। आयलर इक्वेशन को देख लो आप। आयलर इक्वेशन क्या चीज़ है? आयलर इक्वेशन जो है वो एक सेंस में जो है न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, ठीक है, उसकी रोटेशनल फॉर्म है इन जनरल जो है वो इनर्शिया टेंसर के साथ, ठीक है। इनर्शिया टेंसर के साथ न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसकी रोटेशनल फॉर्म, जो लीनियर फॉर्म होती है वो आप समझ लो इस तरीके से, एज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है वो फोर्स के बराबर होता है, एक्सटर्नल फोर्स के बराबर, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के लिए, रिजिड बॉडी के लिए। तो यहाँ पे अब रिजिड बॉडी के लिए आपने ये देखना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है उसको कैसे लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का ताल्लुक हमने देख लिया, इसके अंदर इनर्शिया टेंसर आता है। तो इनर्शिया टेंसर की टर्म में इन जनरल रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम को कैसे लिखा जा सकता है,
ठीक है। इससे पहले अगर आप देखो तो मैंने आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम का बताया था कि वो क्या होता है, एक्सटर्नल टार्क के बराबर होता है। शायद यहाँ पे ऊपर जो है वो मैं देख लेता हूँ, आप ये ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने इसकी डिस्कशन की थी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज एक्चुअली इक्वल्स टू एक्सटर्नल टार्क जो है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कहीं पे जो चीज़ छुपी हुई है वो इनर्शिया टेंसर की, वो मैंने बस निकाल के आपको बतानी है, वरना यही चीज़ है जो आपकी ऑयलर इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, तो अब उसको देख लो आप कि किस तरीके से हम वो इनर्शिया टेंसर वाली चीज़ यहाँ से बस हमने थोड़ी सी निकालनी है। ठीक है, फिर कंसिडर करते हैं, कंसिडर अ रिजिड बॉडी about an axis, जो है rigid body rotation about an arbitrary axis n with angular velocity omega, omega को आप लिख सकते हो omega की मैग्नीट्यूड n डायरेक्शन में। the total angular momentum जो है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे जो पार्टिकल से मिलके वो बना हुआ है, उसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स मैसेज हैं, उनका एंगुलर मोमेंटम जो है वो r क्रॉस p है, p को आप लिख सकते हो लीनियर मोमेंटम को mv। ठीक है, और v को लिखा जा सकता है ओमेगा क्रॉस r। m जो है उसको आप यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो, मैटर नहीं करता। अब इसका टाइम डेरिवेटिव ले लो आप। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम आप काइंड ऑफ ऑब्जर्व कर रहे हो एक जो है इनिशियल फ्रेम में, वहाँ पे आप इसकी ऑब्जर्वेशन कर रहे हो कि इसमें एंगुलर मोमेंटम में चेंज कैसे आ रहा है। तो टाइम डेरिवेटिव को मैंने यहाँ डॉट के साथ रिप्रेजेंट किया है। टाइम डेरिवेटिव आप लोगे, अगर r का लोगे पहले, ठीक है, फिर v का लोगे। r का लोगे तो r जो है v बन जाएगा, v बन जाएगा तो v क्रॉस v जीरो, ये वाली टर्म ट्रिवियल है। v का डेरिवेटिव जब लोगे टाइम का तो इसमें दो टर्म्स हैं, एक ओमेगा है और एक r। तो पहले आपने r का डेरिवेटिव ले लिया तो ये बन गया, और फिर ओमेगा का डेरिवेटिव ले लिया तो ये बन गया। तो फर्स्ट टर्म जो है वो तो आपकी ज़ीरो हो गई। ठीक है, अब सेकंड टर्म है। सेकंड टर्म जो है ये छोटी सी आप लोगों के लिए मैंने एक्सरसाइज छोड़ दी है। सेकंड टर्म में देखो आप तीन वेक्टर हैं r ओमेगा v, इसको मैंने थोड़ा सा रीअरेंज करके ऐसा लिखा है, ओमेगा को पहले लिखा है, फिर r को और फिर v को। ये एक्सरसाइज है कि आप इस टर्म को प्रूफ करो ये इसके बराबर होती है। तो इसका हिंट ये है कि आप इसको बैक कैप रूल से ओपन कर लो, ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट को बैक कैप रूल से इसको भी कर लो, इसको भी कर लो ओपन, और फिर देखो ये दोनों बराबर निकलते हैं कि नहीं निकलते। और आपने यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि v जो है वो क्या होता है, ओमेगा क्रॉस r, इस चीज़ को यूज़ करते हुए। तो देखो आप लोग ये दोनों टर्म्स बराबर निकलती है कि नहीं निकलती। तो मैंने इसमें आर्डर चेंज किया है, इस फर्स्ट टर्म का ओमेगा को पहले लिखा है, r को बाद में और v को उसके बाद में। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग चेक करोगे दोनों को बैक कैप रूल यूज़ करते हुए। लास्ट टर्म है, इसमें मैंने बैक कैप रूल यूज़ किया है। इसमें फिर आपके पास दो टर्म्स बन गई, r डॉट r और ओमेगा के ऊपर टाइम डेरिवेटिव, फिर r डॉट टाइम डेरिवेटिव ओमेगा और r। तो यहाँ पे ये बैक कैप रूल मैंने यूज़ किया है। अब इसको इस तरह लिख लिया। तो पहली टर्म को देखो आप, तो ये r क्रॉस v मैथ भी साथ अगर आप इसके साथ मिला लो m अल्फा को उठा के यहाँ पे, तो ये r क्रॉस p बन जाता है, विच इज़ एंगुलर मोमेंटम। समेशन भी आ जाएगी ओमेगा पे, तो अल्फा नहीं है, तो ये बन गया ओमेगा क्रॉस l। इसको इस तरह लिखने का जो फ़ायदा था कि मैंने क्यों लिखा इसको, वो मैं यहाँ पे ओमेगा क्रॉस l बनाना चाह रहा था। ठीक है, ये ओमेगा क्रॉस l बन गया। अब ये जो टर्म है इसको मेरा ख्याल है मैंने कुछ नहीं किया, ये एज इट इज़ यहाँ पे लिख दी, तो ये आपकी बस तैयार होगी। ठीक है, ऑयलर इक्वेशन। ठीक है, अब ऑयलर इक्वेशन कैसे तैयार होगी, यहाँ पे तो कुछ इनर्शिया टेंसर नहीं नज़र आ रहा, तो बस समझ लो आप ये L जो है इसके अंदर इनर्शिया टेंसर है। ठीक है, अब कंपोनेंट फॉर्म में अगर आप लिखते हो इसको, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ओमेगा क्रॉस L हो गया, और यहाँ पे हाँ इवन इसके अंदर भी बन जाता है। इसके अंदर से अगर आप ओमेगा डॉट को बाहर निकाल लो तो इसमें आप देखो कि बाकी जो चीज़ बचती है वो इनर्शिया टेंसर की डेफिनेशन है। ठीक है, इस इक्वेशन में भी, इस पूरी इक्वेशन में। तो देखते हैं ऊपर जाके इनर्शिया टेंसर की डेफिनेशन, ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा उसमें आसानी हो जाए। देखता हूँ मैं कि वाकई ये चीज़ बनती है कि नहीं बनती। इनर्शिया टेंसर है, देखो तो आप ये चीज़ है, ये बिल्कुल ये चीज़ है। ठीक है, इसमें से ओमेगा निकालो तो बाकी जो इनर्शिया टेंसर बन जाता है। तो नीचे देखते हैं, अब इसको कंपेयर कर लो आप। एंगुलर मोमेंटम में से सिर्फ आप एक ओमेगा हटा दो तो ये सारा इनर्शिया टेंसर बन जाता है। ठीक है, तो ये देखो बिल्कुल वही चीज़ है। ये यहाँ पे ओमेगा के बजाय ओमेगा डॉट है।
ओमेगा डॉट को बस बाहर लेके आओगे तो बाकी सारा जो है वो क्या बन जाएगा, इनर्शिया टेंसर। कंपोनेंट फॉर्म में आप इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से लिख सकते हो। तो वही काम मैंने यहाँ पे किया। अब एल डॉट जो है वो इनिशियल फ्रेम में एल डॉट एन एक्सटर्नल के बराबर है, और एन जो है ये टॉर्क है एक्सटर्नल। बार बार हम एक्सटर्नल नहीं लिखेंगे, इस यहाँ पे लिख दिया मैंने बताने के लिए। तो अब यहाँ मैंने एक्सटर्नल हटा दिया। कंपोनेंट फॉर्म में यहाँ पे ये वेक्टर है, इसके नीचे इंडेक्स आई आ गया, ये भी वेक्टर है, इसके नीचे इंडेक्स आई आ गया। यहाँ पे अगर आप ओमेगा डॉट निकाल देते हो तो बाकी जो चीज़ बचती है वो इनर्शिया टेंसर है, तो आई जे ओमेगा डॉट जे। तो ये आपका कंपोनेंट फॉर्म में ऑयलर इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इस ऑयलर इक्वेशन को मैं थोड़ा सा कुछ स्पेशल केसेस में रिड्यूस करूँगा ऐसी शक्ल में जो आप लोग जो है वो मैकेनिक्स के बेसिक कोर्सेज में भी पढ़ते रहे। ठीक है, तो खैर यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा और एक्सपेंड भी किया हुआ है, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसको खुद से देख लेना। तो इसको आप चाहो तो इसका डॉट प्रोडक्ट ले सकते हो एन यूनिट वेक्टर से। एन यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट लोगे तो ये आपका ये बन जाएगा और ये भी प्लस बन जाएगा। ठीक, तो ये भी इसकी भी आगे इतनी अभी ज़रूरत नहीं है। असल चीज़ इस हिस्से की है जो इसके नीचे है, ये वाला सारा, इसको आप थोड़ा समझ लो कि अब वो जो ऑयलर इक्वेशन जिसका शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा पहले, ठीक है, और फिर भी आपने रोटेशनल डायनेमिक्स जो है वो मैकेनिक्स के बेसिक कोर्सेज में भी किया, तो वहाँ पे क्या क्या असम्पशंस होती थी। तो यहाँ पे अब ये है कि ओमेगा जो है उसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, ओमेगा इंटू एन। अगर ये ओमेगा जो है इट इज़ डायरेक्टिंग अलोंग एनी ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस का आपको आइडिया हो गया कि वो डायरेक्शंस होती हैं किसी भी बॉडी के लिए जहाँ पे एंगुलर मोमेंटम हो जाता है अलोंग एंगुलर वेलोसिटी के। तो आपने अगर वो डायरेक्शन चूज कर लिया, इफ़ यू टेक दिस ओमेगा अलोंग एनी ऑफ दैट दोज डायरेक्शंस, तो फिर आप क्या बन जाएगा, फिर आपका ये ओमेगा क्रॉस एल वाली जो टर्म है ये ज़ीरो हो जाएगी। ठीक होगी, क्यों? क्योंकि अब ओमेगा जो है वो एल की डायरेक्शन में है। एल और ओमेगा जब सेम डायरेक्शन में है तो ये वाली टर्म आपकी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक हो गया, तो अब यहाँ देख लो आप जो है, और उसके बाद आपके पास जो सेकंड टर्म है ये वाली टर्म ज़ीरो होगी। सेकंड टर्म में आपको पता है कि इनर्शिया टेंसर जो है इसको आप लिख लेते हो वो लैम्डा आई करके। ठीक है, लैम्डा आई टाइम्स डेल्टा आई जे करके, डेल्टा आई जे इसके साथ मिल जाएगा। तो आपकी जो फाइनल चीज़ बन जाएगी वो ये बन जाएगी टॉर्क। ठीक है, प्रिंसिपल मूवमेंट्स आएंगे और ओमेगा आई का टाइम डेरिवेटिव। ठीक है, अब ओमेगा आई का टाइम डेरिवेटिव इसको आप चाहो तो इसका नाम रख लो अल्फा। इसको आप कहते हो अल्फा को एंगुलर एक्सेलरेशन, और लैम्डा आई क्या है, प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस फॉर्म में आप देखो कि ये वही चीज़ बन गई जो आप लोग यूज़ करते हो। टार्क को आप कहते हो कि आई अल्फा। आई जो है वो असल में क्या होता है, वो प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। आप डायरेक्शन ही ऐसी लेते हो, जो ऐसी ही एग्जांपल्स कंसीडर की जाती हैं या डायरेक्शंस उनमें ऐसी ली जाती हैं जो स्टूडेंट को ज़्यादा, क्योंकि इनर्शिया टेंसर तो नहीं पढ़ा सकते बेसिक कोर्सेज ऑफ मैकेनिक्स में क्योंकि थोड़ी सी एडवांस टॉपिक है, तो वो ऐसी डायरेक्शंस लेते हैं, ऐसी सिचुएशंस लेते हैं जिसमें फिर टार्क आपका बन जाता है आई अल्फा। आई मैं इसको लैम्डा को कह रहा हूँ, बिल्कुल इस तरीके से एफ इज इक्वल टू एम ए है, और टार्क जो है वो आई अल्फा आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं उसको। ज़्यादा प्रिसाइजली जो है वो प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो। अल्फा जो है एंगुलर एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे ओमेगा जो है इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक डायरेक्शन है और एक इसकी मैग्नीट्यूड है। तो अल्फ़ा में क्योंकि टाइम डेरिवेटिव है तो ये डायरेक्शन का भी आ सकता है और उसकी मैग्नीट्यूड का भी। ये हो सकता है कि अब ऐसा सिचुएशन कंसिडर कर रहे हो जैसे कि टॉप है उसको आप घुमाते हो, तो या पुल्ली है, पुल्ली जो है वो घूमती है, वो फिक्स्ड है, तो उसमें ये एन वाली ये वाला टाइम डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, एटवुड मशीन है जैसे, उसमें पुल्ली घूम रही है तो उसमें ये वाला पार्ट ज़ीरो हो जाता है। उसमें सिर्फ आपकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो चेंज हो सकती है, मैग्नीट्यूड उसकी चेंज हो सकती है। दूसरा केस हो सकता है लट्टू वाला, ठीक है, स्पिनिंग टॉप वाला। स्पिनिंग टॉप में आप देखते हो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो भी जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा होता है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, तो उसमें ये दोनों पार्ट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अल्फ़ा के अंदर ये दोनों चीज़ें मौजूद हो सकती हैं। तो खैर, तो यहाँ पे अब हमारे पास जो यहाँ पे था कि स्पेशल केस जो है ये, जिसको आप एन टॉर्क इक्वल्स टू आई टाइम्स अल्फ़ा, ये असल में एक स्पेशल फॉर्म है ऑयलर इक्वेशन की। ठीक है, जो रिड्यूस होती है, मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ऑयलर इक्वेशन, अब हम इस स्पेशल फॉर्म के साथ कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं टॉर्क वाली जो है ये। तो इसमें ये एग्जांपल है 11.1। फर्स्ट
प्रॉब्लम एग्जांपल है 11th चैप्टर मैरियन का, इसमें आप देख लो ये क्या है सिचुएशन। हाँ, स्ट्रिंग अटैच टू द सीलिंग, एक स्ट्रिंग जो है वो सीलिंग के साथ अटैच है, ये जो स्ट्रिंग जा रही है ये ऊपर से अटैच है। इज रैप्ड अराउंड अ होमोजेनियस सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r, ये एक सिलेंडर है, इसके अराउंड जो है ये लिपटी हुई है, रेडियस इसका कैपिटल R है और मास कैपिटल M है। एट टाइम t इक्वल टू 0 द सिलेंडर इज स्टॉप्ड, सिलेंडर जो है पहले लिपटा हुआ था, इसको इन्होंने छोड़ा तो ये इसके गिर्द जो रस्सी है वो खुलना शुरू होगी, अनरैप्ड होना शुरू हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या क्वेश्चन जो है वो है आपका, एंड रोटेट्स एज अ स्ट्रिंग अनबाइंड्स, फाइंड द टेंशन T इन द स्ट्रिंग, टेंशन T आपने किसी भी इंस्टेंट पे फाइंड करना है, एक क्वेश्चन। लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना है, सेकंड पार्ट। और तीसरी चीज़ है एंगुलर वेलोसिटी, और साथ हम ऐड कर लेते हैं लीनियर भी, लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द सिलेंडर सेंटर, सिलेंडर के सेंटर के अबाउट लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी है वो भी आपने जो है निकालनी है। ठीक है, तो इस चीज़ को अब देख लेते हैं हम लोग, तो इसको थोड़ा सा आप समझ लो इसको। इसमें एक वायर डिस्टेंस इसने डिफाइन किया हुआ है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सिलेंडर, सेंटर ऑफ द सिलेंडर से इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है कि जैसे जैसे ये रस्सी खुलती है तो वो डिस्टेंस जो है वो नीचे आता है। ठीक है, यानी रस्सी कितनी खुलेगी उतना ही ये डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस ये नीचे आएगा इसका। t इक्वल टू 0 पे जो रस्सी नहीं खुली हुई थी तो ये सेंटर यहाँ पे कहीं ऊपर था लेट से, और अब ये जो है सेंटर जैसे से नीचे जा रहा है तो ये स्ट्रिंग जो है ये अनबाइंड होती जा रही है। ठीक, तो इसमें स्ट्रिंग का ये इस वाई जो लीनियर डिस्टेंस है इसका ताल्लुक आप बना सकते हो यहाँ पे जो आर्क लेंथ है जो इसके गिर्द रस्सी लिपटी हुई है उसके साथ। थीटा अगर 0 होगा तो वाई 0 होगा, अगर थीटा जो है नॉन 0 होगा तो यहाँ पे आप जितनी रस्सी लिपटी हुई है उसको आप जो लिपटी हुई थी जो अब इससे उतर गई है उसको आप कह सकते हो आर थीटा। तो y इक्वल्स टू आर थीटा, जितनी रस्सी इसमें से अनबाइंड होगी वो बराबर होगी आर थीटा के बराबर। ठीक है, आर जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है इसका रेडियस, तो आर थीटा जो है हिस्सा रस्सी का इस पे से उतर रहा है उतना ही ये नीचे डिस्टेंस कवर करेगा। तो y इज इक्वल टू आर थीटा की थोड़ी सी यहाँ पे सेंस आप लोग डेवलप कर लो तो आगे प्रॉब्लम जो है वो इतना मुश्किल नहीं है। दूसरा इसका सेंटर ऑफ मास है तो इस पर जो ग्रेविटी एक्ट करेगी वो यहाँ पे करेगी। ठीक है, अच्छा तीसरी चीज़ है इसकी रोटेशन, इसकी रोटेशन यहाँ पे अगर क्लॉकवाइज है तो टार्क और सारी चीज़ें उसके हिसाब से आपने एडजस्ट करनी है। ठीक, थीटा जो अगर है तो अब आगे मैं इस पे दो इक्वेशंस लगाऊंगा। दो इक्वेशंस कैसे लगेंगी, एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, और एक रोटेशनल फॉर्म है। लीनियर इक्वेशन में जो इसका सेंटर ऑफ मास किस तरीके से नीचे की तरफ मूव कर रहा है वो है मास कैपिटल M जो है वो टोटल मास है। ठीक है, वो उसको बिहेव्स लाइक अ पॉइंट मास और वो पॉइंट मास के सेंटर में पड़ा हुआ है और वो वाई डबल डॉट एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रहा है, एंड दिस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस जो उस बॉडी पे लग रही हैं, सेंटर ऑफ मास पे mg है और बॉडी पे जो लग रही है दूसरी वो टेंशन अपवर्ड, तो टेंशन ऊपर की तरफ है वो अपोज कर रहा है इस एक्सेलरेशन को, और ग्रेविटी जो है वो इसको फेवर कर रही है कि नीचे जाए ये एक्सलरेट हो। ठीक, तो इस तरीके से पहली इक्वेशन आपकी बन गई। और सेकंड इक्वेशन जो है वो रोटेशनल है, इसमें आप समझो कि ये टॉर्क है, तो आई थीटा डबल डॉट इक्वल टू सम ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क। एक्सटर्नल टॉर्क आप देख लो इसके अंदर जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वही लगा सकती हैं एक्सटर्नल टॉर्क, तो दो फोर्सेस हैं, एक ग्रेविटी है और एक टेंशन। लेकिन जो टॉर्क है वो अबाउट सेंटर ऑफ मास जो है, जो फोर्स सेंटर ऑफ मास के से गुजर रही है वो टार्क जो है वो प्रोड्यूस नहीं करेगी। ग्रेविटी जो है वो सेंटर ऑफ मास से गुजर रही है वो टार्क में कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। आर जो टेंशन है वो सेंटर ऑफ मास से आर डिस्टेंस पे है वो करेगा। तो वो आप देख लो यहाँ शक्ल में कि यहाँ पे जो टेंशन है ये सेंटर ऑफ मास से पास नहीं कर रहा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है, फोर्स जो है वो टी है, तो ये कंट्रीब्यूट करेगा। जबकि ग्रेविटी की जो फोर्स है वो सेंटर ऑफ मास से गुजर रही है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगा, तो ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा टार्क में। दूसरा टार्क जो है वो देखो कि वो फोर्स किस डायरेक्शन में इसको जो है वो टार्क को लगा रही है। तो आप देखो ये जो
टेंशन है ये इसको इस तरीके से ही घुमा रहा है, ये फोर्स ऊपर लग रही है तो ये थीटा की जो डायरेक्शन है इसमें थीटा जो है वो घूम रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो उसी में टॉर्क भी है, तो इसलिए वहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ ये चीज़ आ गई है। ठीक है, तो टॉर्क में टी आर के साथ। तो अगर कोई फोर्स जो है वो लेट से ग्रेविटी जो है वो थोड़ी सी यहाँ पे होती, ठीक है, और ये नीचे की तरफ मूव कर रही होती, तो फिर ये इसका टार्क आप नेगेटिव डायरेक्शन में लिखते हैं, लेकिन ये तो है ही जीरो सेंटर ऑफ मास से गुजर रही है। तो खैर, तो अब ये दो आपने लिख ली इक्वेशंस, दो इक्वेशंस हैं, एक लीनियर के लिए, एक रोटेशनल मोशन, एक ट्रांसलेशनल मोशन के लिए। तो अब हमें ये पता है कि थीटा और वाई के दरमियान रिलेशन है, वाई इज इक्वल टू आर थीटा, वाई इज इक्वल टू आर थीटा है, इसका टाइम डेरिवेटिव आप ले लो, आर कांस्टेंट है, तो वाई डॉट इक्वल टू थीटा आर थीटा डॉट। तो लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी आपस में रिलेटेड है, आपने एंगुलर वेलोसिटी निकाल ली तो लीनियर वेलोसिटी निकल आई। इसी तरह फिर डेरिवेटिव ले लो तो ये एक्सेलरेशन निकल आया लीनियर, और ये निकल आया एंगुलर एक्सेलरेशन। आपने एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल लिया तो आपका लीनियर एक्सेलरेशन निकल आया। तो ये दोनों चीज़ें आपस में ट्रिवियली रिलेटेड हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम कंबाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखो आप वाई डबल डॉट है, m को आप डिवाइड कर दो तो यहाँ g माइनस टी ओवर एम बन जाता है, g माइनस टी ओवर एम। ठीक है, और फिर क्या करना है आपने, t की वैल्यू पुट कर लो इक्वेशन 2 से, t की वैल्यू आ जाएगी, r को यहाँ पे डिवाइड कर लो तो आई थीटा डबल डॉट डिवाइडेड बाई r, तो वो वैल्यू पुट कर दी। फिर यहाँ पे थीटा डबल डॉट की वैल्यू हमने पुट कर दी इन टर्म्स ऑफ वाई डबल डॉट डिवाइडेड बाई कैपिटल R, वो पुट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे वाई डबल डॉट जो है वो मिसिंग है, तो वो आप लोग यहाँ पे लिख लो वाई डबल डॉट। तो वाई डबल डॉट को दोनों टर्म्स को आप कंबाइन कर लो तो वाई डॉट फिर हाँ यहाँ पे वाई डबल डॉट, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके तो ये नीचे वाली चीज़ बन जाती है। तो इसको देखते हैं, हाँ, तो अब आपके पास फाइनली वाई डबल डॉट 2g/3 आ जाता है। तो ये लीनियर एक्सेलरेशन आपके पास आ गया। सेंटर ऑफ मास जो नीचे गिर रहा है वो गिर रहा है विद एक्सेलरेशन 2g/3, तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी से कम है। ठीक है, तो बज़ाहिर लग रहा है कि वो फ्री फॉल कर रहा है, लेकिन उस पर रस्सी जो लिपटी हुई है उसे खुलने में टाइम लग रहा है, तो थोड़ी सी है कि एक्सेलरेशन को थोड़ा सा वो रेजिस्ट करेगी। ठीक है, एक तो सिर्फ लीनियर मोशन नहीं है बल्कि रोटेशनल मोशन भी करनी पड़ रही है, तो वो इनर्शिया भी थोड़ा सा उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, रेजिस्टेंस जो है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन जो है वो जी से कम नहीं कर रहा है, 2/3 जो है इस तरीके से। इसको आप इंटीग्रेट कर लो आप लोग, क्योंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो वाई डॉट जो आपका 2g/3t आ जाएगा। ये आ गया तो आपकी एंगुलर वेलोसिटी निकल आएगी वाई डॉट ओवर r। सर आपकी आवाज़ कट रही है। अच्छा, मेरी आवाज़ कटती है, एक मिनट। चलो, यहाँ पंखा लगा हुआ था, मैंने वो बंद कर दिया। अच्छा, आपके पास लीनियर एक्सेलरेशन आ गया, वहां से आप लीनियर वेलोसिटी इंटीग्रेट करके निकाल सकते हो, और वहां से जो है लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी का आपस में रिलेशन है, ये दोनों आप जो है यूज करते हुए एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हो। ठीक है, और इस तरीके से आपके पास ये रिजल्ट आ गया। ठीक, तो एंगुलर जो एक और चीज़ भी निकालनी थी, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन मैंने बता दी, वो भी आर के साथ रिलेटेड है वाई डबल डॉट के, वो भी आप निकाल सकते हो। आखिर में क्या रह गया, टेंशन। टेंशन जो है वो ऊपर जो इक्वेशन थी आप देखो, उसमें टेंशन जो है वो आप यहाँ से निकाल सकते हो इक्वेशन 2 से, टेंशन इन टर्म्स ऑफ थीटा डबल डॉट, और थीटा डबल डॉट जो है वो इन टर्म्स ऑफ वाई डबल डॉट, वाई डबल डॉट आपने निकाल लिया तो आंसर आ गया बस। ठीक है, तो टेंशन निकला mg डिवाइडेड बाय 3, mg डिवाइडेड बाय 3। तो टेंशन जो है वो आपने देखा थोड़ा सा रिड्यूस है एज कंपेयर टू mg वेट। ठीक है, तो ये कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, अगर तो ये चीज़ बिल्कुल रेस्ट पे होती और ये अनवाइंड ना हो रहा होता तो टेंशन होता इक्वल टू mg, लेकिन जैसे ही जो ये चीज़ नीचे जा रही है तो आप थोड़ा सा ये चीज़ देख सकते हो कि थोड़ा सा फ्री फॉल किसी काइंड ऑफ सिचुएशन है थोड़ी सी, जिसमें ये जो टेंशन है थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा सा डिक्रीज कर जाएगा, और वो आपने डिक्रीज देख लिया कि टेंशन जो है वो mg/3 हो गया। तो यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ कि दरमियान में शायद
आवाज़ भी कट रही थी, तो स्टूडेंट का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग कर लो। बस इसके बाद एक एग्जांपल और करनी है हमने, फिर हम स्टॉप करेंगे। वो इससे भी ज़्यादा सिंपल एग्जांपल है फिजिकल पेंडुलम की। अच्छा चलो फिर चलते हैं दोबारा। नेक्स्ट एग्जांपल है पेंडुलम की सेकंड एग्जांपल 11th चैप्टर मैरियन का। उसमें है अ फिजिकल और कंपाउंड पेंडुलम इज अ रिजिड बॉडी दैट ऑसिलेट्स ड्यू टू इट्स ओन वेट about a horizontal axis that does not pass through the center of mass of the body। तो कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ को आप लटका दें, ठीक है, तो वो बन जाएगा फिजिकल पेंडुलम। यानी उसकी कोई भी आर्बिट्रेरी शेप है, कोई रिजिड बॉडी है तो वो, ठीक है। और लटकाने का ज़्यादातर जो इसने सिचुएशन बताई है वो ये बताइए कि सेंटर ऑफ मैस से ना उसको हैंग नहीं करना, आपने किसी और पॉइंट से करना है। सेंटर ऑफ मैस जो है वो से हैंग नहीं करना। सेंटर ऑफ मैस से हैंग कर दें तो क्या इशू है, तो उसमें क्या मसला है। सेंटर ऑफ मैस अगर आप उसको हैंग कर दोगे ना तो वह जस्ट ऑसिलेट नहीं कर सकता, वो जस्ट रोटेट करेगा फिर उसके अबाउट, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे आप उसको कर सकते हो। फिर ये कहता है कि इसकी जो है स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए आप फ्रीक्वेंसी, पीरियड और ये चीज़ें निकालें, ठीक। तो इसकी बस मोशन को आपने एनालाइज करना है। और यहाँ पे देख लो ये ओ पॉइंट से आपने इसको हैंग किया हुआ है, और वर्टिकल एक्सिस और ओ पॉइंट और सेंटर ऑफ मैस को मिलाने वाला एक्सिस जो है, इसके दरमियान जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है। तो इस तरह ऑसिलेट करेगा, और सेंटर ऑफ मैस और ओ के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको कैपिटल एल कह दिया, ठीक है। तो ये आपके पास ये सिचुएशन है। और ग्रेविटी जो है वो आपको पता है सेंटर ऑफ मैस के अबाउट एक्ट करेगी। ग्रेविटी सेंटर ऑफ मैस के अबाउट एक्ट करेगी। और ग्रेविटी जो है यहाँ पे जो हम टार्क की बात करेंगे तो आप देख लेना कि टार्क जो है, अगर मैं ओ के अबाउट टार्क की बात करता हूँ तो ये ग्रेविटी जो है ये टार्क प्रोड्यूस करेगी और इसको इस तरफ लेके जाने की कोशिश करेगी। अगर आप कहते हो नहीं मैंने टार्क सेंटर ऑफ मैस के अबाउट निकालना है तो ग्रेविटी उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, ठीक है। ग्रेविटी कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, लेकिन फिर और चीज़ें जो हैं, यहाँ पे आपने इसको हैंग किया हुआ है, यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस और ये वो चीज़ें होंगी वो कंट्रीब्यूट कर सकती हैं जो इस पे लग रही हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे उसको रख लेते हो कि इस पॉइंट के अबाउट मैंने जो, क्योंकि इसी पॉइंट के अबाउट ऑसिलेशन और ये ज़्यादा कन्वीनियंट चॉइस ही है, इस पॉइंट के अबाउट मैंने टार्क की डिस्कशन करनी है, तो यहाँ इस पॉइंट के अबाउट जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं, यहाँ पे ये पिवट हुआ हुआ है तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो जो हैं, ठीक है, वो वाली कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी। तो फिर सिर्फ एक फोर्स कंट्रीब्यूट करेगी क्योंकि वो उसमें से पास कर रही है उसी एक्सिस से, तो सिर्फ सेंटर ऑफ मैस वाली ग्रेविटी वाली फोर्स करेगी। तो इस तरीके से आपके लिए सिचुएशन आसान हो जाएगी। तो टार्क के लिए मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफली जो है वो वार्निंग सी दे दी है कि आप लोग थोड़ी क्लेवर चॉइस आपने लेनी है, ठीक है, जिससे आपका प्रॉब्लम आसान हो जाए। तो यहाँ पे जो मेथड, अच्छा यहाँ पे जो मेथड, दो मेथड से ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया। आप पिछला प्रॉब्लम भी जो है वो सॉल्व कर सकते हो लिंग्रेंजन मेथड से। तो यहाँ पे आप दोनों मेथड में देखो किस तरीके से मैं अप्लाई करता हूँ ताकि उसको भी आप लिंग्रेंजन मेथड से भी कर सको। तो लिंग्रेंजन मेथड में आपके पास काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी जो है अबाउट ओ पॉइंट आपके पास सिर्फ जो है वो हाफ आई थीटा डॉट स्केयर है। तो यहाँ पे वो रूल मैंने अप्लाई किया है कि अगर कोई बॉडी जो है वो मूव कर रही है, रिजिड बॉडी, और आप उसका कोई ऐसा पॉइंट फाइंड कर लो जो कि उस बॉडी के साथ मूव नहीं कर रहा, और जो यहाँ पे वो पिवट पॉइंट है, तो फिर काइनेटिक एनर्जी आपकी सिर्फ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अबाउट दैट पॉइंट बन जाती है। तो यहाँ पे जो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आपका सेंटर ऑफ मैस के अबाउट नहीं है, बल्कि उस पी पॉइंट जिस पॉइंट के अबाउट आपने हैंग किया हुआ है उसको, फिजिकल पेंडुलम को, वो है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट ये याद रखनी है कि आई जो है यहाँ पे कौन सा वाला आई है, ये उस पिवट पॉइंट के अबाउट वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला पॉइंट है। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ आई थी, तो इसमें कोई ट्रांसलेशनल पार्ट नहीं आएगा क्योंकि वो पॉइंट जो है वो मूव ही नहीं कर रहा। पोटेंशियल एनर्जी आपकी निकालनी है, ये आप लिख सकते हो आराम से सेंटर ऑफ मैस पॉइंट के हवाले से। सेंटर ऑफ मैस पॉइंट जो है वो एल डिस्टेंस पे है, लेकिन अगर आपकी पोटेंशियल एनर्जी ओ पॉइंट पे 0 है तो आपको ये वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए। वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो एल कॉस थीटा बन जाता है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है, वो माइनस साइन जो है वो लिख दिया इधर, माइनस एम जी एल कॉस थीटा, ठीक है। अगर स्मॉल ऑसिलेशंस कंसिडर करेंगे हम लोग तो उसमें, ताकि निकाल सकें, तो स्मॉल
अच्छा, किसी ने जो है वो गलती से मेरा माइक जो है दबा दिया। मैं नेक्स्ट टाइम जो है इसमें मीटिंग में ऐसे सेटिंग कर लूँगा कि कोई स्टूडेंट गलती से जो है वो माइक्रोफोन या कोई चीज़ इस तरह का प्रेस ना कर दे, क्योंकि अभी सब स्टूडेंट्स भी जो है यहाँ पे उनको तमाम जो है वो स्पीकर वाली या प्रेजेंटेशन जो है वाली ऑप्शंस जो हैं वो अलाउ हैं। ठीक है, फिर आप सिर्फ लिसनर्स हो गए उसमें, जब मैं अलाउ करूँगा तो बोल सकोगे। तो शायद दरमियान में ये चीज़ कोई कर रहा है स्टूडेंट गलती से, या तो खैर लैग्रैन्जियन आपने देख लिया। इसमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आप किस तरह लिख सकते हो, cos थीटा 1 माइनस थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2i। अब आगे चलते हैं, इसमें लैग्रैन्जियन तैयार हो गया और यहाँ पे सिर्फ थीटा जो है वो आपका वेरिएबल है। पार्शियल एल बाय पार्शियल थीटा निकालना है आपने, पार्शियल एल बाय पार्शियल थीटा डॉट निकालना है और लैग्रैन्ज इक्वेशन मोशन में पुट करना है। ठीक है, पार्शियल एल बाय पार्शियल थीटा इसमें सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी कंट्रीब्यूट करेगी, पार्शियल एल बाय पार्शियल थीटा डॉट इसमें काइनेटिक एनर्जी कंट्रीब्यूट करेगी, और डी बाई डी थीटा आखिर में एक दो स्टेप में आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ लैग्रैन्जियन मेथड आपको थोड़ा बहुत लगेगा कि बहुत एलिगेंट है एज कम्पेयर टू फोर्स मेथड। फोर्स मेथड हम करेंगे साथ साथ, वो देखो आप किस तरीके से होगा। अच्छा, यहाँ पे थीटा डबल डॉट थीटा के प्रोपोर्शनल आ गया, तो ये ओमेगा स्क्वायर जो है बन गया। इस ओमेगा को आपने कंफ्यूज नहीं करना एंगुलर वेलोसिटी के साथ। ये असल में जो है ये एंगुलर वो है जो है ये आपकी ऑसिलेशन की फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, 1/टाइम के साथ इसका थोड़ी सी उससे डिफरेंट है मेरा ख्याल है शायद। तो खैर यहाँ पे जो है एन टार्क जो है आई अल्फा। अच्छा, ये तो ये मैंने यहाँ पे इनको स्टूडेंट्स को ये भी कराया था कि फोर्स मेथड से भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो फोर्स मेथड से देख लो, आपके पास आई थीटा डबल डॉट आ गया, ये है जी। और इधर जो है आपके पास टार्क आ जाएगा। टार्क में आपके पास जो ग्रेविटी वाली फोर्स है वो कंट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, और उसका कौन सा कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करेगा, साइन थीटा वाला। तो इधर देख लो आप, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है साइन थीटा वाला, तो ये ग्रेविटी है। इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये बनेगा ये, और ये वाला डिस्टेंस अगर आप यहाँ ट्राइंगल सी बना लो एल और ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, तो फिर ये बन जाएगा एल साइन थीटा। तो ये वाला पार्ट जो आपका टार्क में कंट्रीब्यूट करेगा, तो वो देख लो आप यहाँ पे एल जो है वो एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, एफ जो है ग्रेविटी है। ग्रेविटी जो है माइनस जी करके यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे देखो ये एक माइनस साइन आया हुआ है। ठीक है, अब ये एक माइनस साइन जो लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टूडेंट ने थोड़े से माइनस साइन लिखा तो है, फाइनली ये असल में आंसर। माइनस साइन का थोड़ा सा मैं बता दूं आप लोगों को, इसमें आप थोड़ा सा देखना। अच्छा, यहाँ पे देखो थीटा की डायरेक्शन इस तरह है। ठीक है, थीटा का आपने ध्यान रखना है। थीटा जो अगर आपने इस तरह डिफाइन किया हुआ है, अगर आपने थीटा वहां ऊपर से किया होता तो ये जो टार्क ये फोर्स प्रोड्यूस कर रही है, ये इस तरफ घुमा रही है इसको। ठीक है, तो ये जो टार्क प्रोड्यूस हो रहा है और जो थीटा की पॉजिटिव डायरेक्शन है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो इस वजह से आपको ये माइनस साइन डालना होगा। ये इन जनरल आपने ध्यान रखना है कि जो आपकी फोर्स है वो टार्क किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रही है, क्या वो रोटेशन को फेवर कर रही है, जो आपका थीटा है उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन को फेवर कर रही है, उसको पोज कर रही है। तो उस वजह से ये माइनस साइन जो आपने ध्यान से डालना है यहाँ पे। ठीक है, तो उसके हिसाब से अब वो है कि कुछ लोग कन्वेंशन बना लेते हैं, उसके हिसाब से आपके वो साइन सारे एडजस्ट होंगे। खैर, तो साइन थीटा को आप स्मॉल ले लो तो साइन थीटा थीटा बन जाएगा, फिर आई की वैल्यू इधर ले आओ आप, ये सारा आपके पास ये बन जाता है। ठीक है, इसमें एक स्पेशल केस होता है सिंपल पेंडुलम का। सिंपल पेंडुलम में आपका जो सारा फिजिकल या कंपाउंड पेंडुलम का जो मैस है वो एक पॉइंट पे आ जाता है, और वो पॉइंट जो है वो आप रख सकते हो सेंटर ऑफ मैस के। तो सारा का सारा जो मैस है इसका वो सेंटर ऑफ मैस में आ जाएगा। तो बस आपका जो डिस्टेंस है वो 0 से है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक एल डिस्टेंस पे एक मैस पड़ा हुआ है। तो इसमें आप मोमेंट आई जो है वो फौरन से लिख सकते हो। आई बन जाएगा एम जो है एल स्क्वायर, एम एल स्क्वायर। तो वो वैल्यू आप पुट कर सकते हो यहाँ पे। एम एल स्क्वायर जब आप इसके अंदर पुट करोगे आई इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर, तो आपके पास जो ओमेगा स्क्वायर है वो फ्रीक्वेंसी जो उसने कही है निकालने को, वो बन जाएगी जी ओवर एल। ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम, कोई आपसे पूछता है सिंपल पेंडुलम फिजिकल पेंडुलम में क्या फ़र्क है, तो आप बता सकते हो फिजिकल पेंडुलम में कोई भी आर्बिट्रेरी शेप जो है, इसको अगर आप पिवट करके हैंग करते हो, ऑसिलेट करवाते हो, तो वो बन जाता है फिजिकल पेंडुलम, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है। ठीक है, और सिंपल पेंडुलम में सारा का सारा मैस जो है एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होता है,
और ये सिचुएशन होती है। इसके अलावा जो है और भी पेंडुलम है, स्फेरिकल पेंडुलम और इस तरह की चीज़ें, वो फिर वो अलग चीज़ें, उनकी मोशन अलग है। तो यहाँ पे तो मैं ब्रेक करता हूँ, बस ये एक प्रॉब्लम है जो आप लोगों को बताना है कि आप लोगों ने करना है। इसमें प्रूव दैट फॉर अ जनरल रिजिड बॉडी मोशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट द टाइम वेरिएशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी टी इज गिवन बाय दिस। तो ये प्रॉब्लम है, ये आप लोग ट्राई करना कि वाकई काइनेटिक एनर्जी को अगर हम टाइम के साथ डिफरेंशिएट करें तो इस तरह लिखा जा सकता है कि नहीं। ठीक है, तो अभी आप लोगों का कंसर्न कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग कर लो। तो अगर नहीं है, ठीक है, तो आपस में आप लोग कर लो डिस्कस एग्ज़ाम की थोड़ी बहुत, फिर मुझे बताना आप लोग। और नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग कल करेंगे। पिछले लेक्चर यानी कि जब ये लेक्चर मैंने दे दिया, इससे आपको अगर कोई रिलेटेड क्वेश्चन हुआ करे तो आप अगले लेक्चर के शुरू में पूछ लिया करो आप लोग। ठीक है, उसमें मैं फिर वो शुरू में उसके जवाब दे दिया करूँगा, ताकि फिर इस तरीके से साथ साथ अब ये नो के सारी जो चीज़ें वो पाइल अप ना करना आप लोग, कि फिर एक अगले जो है वो पहले लेक्चर में जो कोई मसला था वो आप उसका जो है वो 7 या 8वें लेक्चर में पूछो। ठीक है, तो साथ साथ आप लोग ये इस तरीके से पूछ लिया करो। तो इसमें ये फ़ायदा हो जाएगा कि मुझे इसी में मैं रिकॉर्डिंग करके उसके जवाबात भी दे दूंगा, तो सबको पहुंच जाएगी बात। ठीक है, वो स्टूडेंट जो कि यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते ऑनलाइन और बाद में डाउनलोड करते हैं, वो भी क्वेश्चंस आप लोगों को बता सकते हैं कि ये क्वेश्चंस हैं हमारे जो हैं वो लेक्चर से रिलेटेड, तो आप लोग कर लो उसमें से कोई इस तरीके से, या नजीब जो है वो कर ले अगर वो ऑनलाइन होता है। ठीक है, चलो सही है, फिर इसको यहाँ पे स्टॉप करता हूँ मैं रिकॉर्डिंग, ये स्टॉप, और फिर इंशाल्लाह